CBSE क्लास 12 केमिस्ट्री, हमारा चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। हम एफ ब्लॉक कर रहे हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117। अच्छा क्वेश्चन है। CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 5 मार्क्स का दिया हुआ था और इसमें एक्चुअली 7 क्वेश्चन हैं जिसमें से हमें सिर्फ 5 बनाने, पर हम लोग सारे देखेंगे। तो ये आपके पास 7 क्वेश्चन हैं, ठीक है। एक बार इन क्वेश्चन को ट्राई करिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 BM, ठीक है। तो इसमें से आप एक बार रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, 1 मार्क का है तो आपको सारे कैलकुलेट नहीं करने। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा Ti+3 या 3+ और Cu2+, इनमें n=1 होता है। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 1.73 है मतलब इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं कि n=1 है तो 1.73, और एक बार लिख सकते हैं देयरफॉर Ti3+ एंड Cu2+ है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.73 BM। अगला क्या, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन विच वन विल यू प्रेफर एज अ सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड, Ni और Zn, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि इसमें आयरन क्या होता है, ऑक्सीडाइज करता है तब उसका कोरोजन होता है। तो किसी तरह हम लोग को ऑक्सीडेशन आयरन का नहीं करवाना है, तो आयरन की जगह कोई और ऑक्सीडाइज करेगा, इसलिए उसका नाम बना सेक्रीफिशियल। मतलब एक तरह से वो सेक्रीफाइस करेगा आयरन के लिए, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, आयरन को नहीं होने देगा, ठीक है। तो बस हमको पता करना है इनमें से कौन ज़्यादा अच्छे से ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव होगा, निगेटिव मतलब वो नहीं रिड्यूस होना चाहता है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज होना चाहता है ना। तो जिसका मोर निगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका उतना पॉजिटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल में निगेटिव का अंतर होता है। या ऐसे सोच सकते हैं कि जो जितना ज़्यादा निगेटिव होगा, ठीक है, वो उतना रिड्यूस नहीं होना चाहेगा, ठीक है, उतना कम रिड्यूस होना चाहेगा। और अगर वो कम रिड्यूस होना चाहेगा मतलब वो ज़्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं जो Zn है वो ज़्यादा निगेटिव है, मतलब ये रिड्यूस नहीं होना चाहता है, क्योंकि स्टैंडर्ड पोटेंशियल रिडक्शन का होता है। मतलब Zn रिड्यूस नहीं होना चाहता है, मतलब Zn ऑक्सीडाइज होना चाहता है। और हमें भी ये चाहिए कि कोई ऑक्सीडाइज हो आयरन की जगह। आयरन थोड़ा कम निगेटिव है तो Zn के कंपेरिजन में ये रिड्यूस हो जाएगा आयरन, ठीक है। और पर Zn रिड्यूस नहीं होगा, और हम भी यही चाहते हैं कोई ऐसा हो जो रिड्यूस ना हो। मतलब Zn आपका ऑक्सीडाइज हो सकता है तो Zn आपका सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा ना। एक बार आपको खुद ये सब थोड़ा समझना है, आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका लैंग्वेज देख लेते हैं कि E0 ऑफ जिंक इज़ मोर निगेटिव देन मोर निगेटिव। अब ये -0.76 है, ये निगेटिव के बगल में आप लिखते हैं ब्रैकेट में तो सही लगता है, देन के बाद नहीं लिखना है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा, ठीक है। और लैंग्वेज में थोड़ा ध्यान दीजिएगा ताकि बोर्ड में ऐसी गलती ना हो। तो E0 ऑफ जिंक इज़ मोर निगेटिव ब्रैकेट में -0.76 देन आयरन ब्रैकेट में -0.44, एंड द जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन जिंक का होगा। एंड हैंस लूज इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेफरेंस टू आयरन, ठीक है। आयरन के रिस्पेक्ट में वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और ऑक्सीडाइज होगा, प्रेफरेंस टू आयरन। दिस प्रिवेंट्स आयरन फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड एंड हैंस कोरोजन, के कोरोजन में आयरन ऑक्सीडाइज होता है। द जिंक कैन बी यूज एज सेक्रीफिशियल इलेक्ट्रोड टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम कोरोजन। तो ये हमारा पार्ट पूरा हुआ। अगला हमारा थर्ड है, द सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पीज ऑफ क्रोमियम एंड मैग्नीज आर 1592 एंड 1509 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली, एक्सप्लेन द लोअर वैल्यू ऑफ Mn, ठीक है। तो Mn में जो है सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपका कम है जबकि क्रोमियम में ज़्यादा है, ऐसा क्यों? तो हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn+ एंड Cr+। अच्छा, Mn+ और Cr+ का क्यों निकाला? क्योंकि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब Mn+ बनेगा और सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी मतलब Mn2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी से पहले देख लेते हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बाद कितना है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है। तो हम समझ जाएंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी जब हम करेंगे तो Mn+ से ही निकालेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी में जो आयन बना उससे ही निकालेंगे इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम यहाँ देखें तो अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी अगर हम लोग देंगे इसको, तो आपका ये 4s1 निकलेगा। और अगर ये 4s1 निकलेगा तो 3d5 स्टेबल। ये बहुत बार क्वेश्चन है Mn2+ का स्टेबिलिटी, ये एक तरह से वही लैंग्वेज क्वेश्चन है, बाकी वही कॉन्सेप्ट है। अब Cr+ पहले से स्टेबल है 3d5 में, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को ब्रेक करना होगा, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा एनर्जी देना होगा, है ना। इसको एक बार लैंग्वेज में देख लेते हैं। Cr+ has a stable 3d5 configuration, hence the second ionization enthalpy is high, that is more energy is required to remove an electron from the stable 3d5 configuration. In case of Mn+, it has only one electron 4s1 which can be removed to achieve the stable half-fill configuration. Stable configuration Mn2+ का होता है 3d5,
हैंस द सेकेंड आयनिजेशन एंथैल्पी ऑफ मैग्नीज इज लो एज कम्पेयर टू, इज लोअर लिख दीजिएगा, है ना, कंपेयर करने इज लोअर एज कम्पेयर टू क्रोमियम। ठीक है, यहाँ तक हमारा हो गया। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, गिव टू सिमिलैरिटीज इन प्रॉपर्टीज ऑफ स्कैंडियम एंड जिंक। तो इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं आपके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 सिमिलैरिटीज़ क्या है, पहला सिमिलैरिटीज़ तो दोनों कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स। स्कैंडियम का स्कैंडियम 3+ होता है, उसमें डी इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं है, और Zn का Zn 2+ होता है, उसमें फुली फिल्ड होते हैं 3d10। तो डी ट्रांजिशन होता नहीं है, तो दोनों क्या करते हैं, कलरलेस कंपाउंड्स बनाते हैं। फिर बोथ शो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट, दोनों एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, स्कैंडियम Sc3+ और जिंक Zn 2+, है ना। तो ये 2 सिमिलैरिटीज आप और भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 5, मतलब पार्ट 5, व्हाट इज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आ गया। व्हाट कॉजेज एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, तो लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन, देखते हैं इसको। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज ऑफ एटम्स और आयंस अक्रॉस द एक्टिनोइड सीरीज, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन जैसा। दिस रिजल्ट फ्रॉम द पुअर शील्डिंग ऑफ 5f इलेक्ट्रॉन्स, और 4f इलेक्ट्रॉन्स को पुअर शील्डिंग से लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन होता था। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन। ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट आयन इज +6। यहाँ थोड़ा ओवर राइटिंग होगी, ध्यान रखना है, हम लोग को बहुत अच्छे से लैंग्वेज लिखना है, रुक रुक के, है ना, अचानक नहीं, ठीक है। और डाइक्रोमेट आयन का भी +6 होता है, ठीक है। तो इसमें आप शो भी कर सकते हैं दिखाकर। 7 नंबर है, 7 नंबर हमारा क्या है, तो 7 पार्ट है, राइट द आयनिक इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड Ki विद एसिडिफाइड KMnO4। तो पोटेशियम परमैंगनेट के इस रिएक्शन में, इस टॉपिक में हमने इसको देखा था, तो आप इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 66 का पार्ट 1 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 118, अकाउंट। हमारा पहला है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और सेकंड पार्ट है ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, और फिर हमें ये रिएक्शन कंप्लीट करना है। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहला है एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। इन एक्टिनोइड्स 5f ऑर्बिटल्स हैव वीकर शील्डिंग इफेक्ट एज कम्पेयर टू 4f ऑर्बिटल्स इन लैंथेनोइड्स। ठीक है, तो एक्टिनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन में 5f ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके कारण कॉन्ट्रैक्शन होता है, और लैंथेनोइड में 4f होते हैं। तो 5f का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो और कम होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनोइड्स। Thus, the effective nuclear charge experienced by electrons in the valence shell of actinoids is much more than the lanthanoids। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट के कारण वीक है, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5f में आते हैं उन पे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आता है। ठीक है, जिसके कारण कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू लैंथेनोइड। हैंस एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। अगला है हमारा कि ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, तो इसके लिए हमने पहले ही किया था, तो इसके आप क्वेश्चन नंबर 40 देख सकते हैं। और अगला ये रिएक्शन कंप्लीट करना है, तो ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 62। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर DNF ब्लॉक पूरा होता है, और अब हमारा बस मिसलेनियस क्वेश्चंस बच गए, जो हम लोग हर चैप्टर में धीरे धीरे करते रहेंगे, तो ये हम नहीं किए हैं। तो ये सारे टॉपिक वाइज हमने देख लिए हैं, तो हमारा ये जो चैप्टर है वो पूरा हो गया। आप अपने अच्छे से नोट्स बनाइएगा, इस नोट्स में आप मॉडिफाई करिएगा, ठीक है, अपनी तरह से इसको बनाइएगा, और अलग अलग क्वेश्चन अब आप प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, रीडिंग बहुत ज़रूरी है, NCERT की थ्योरी चैप्टर है, इनऑर्गेनिक एज कम्पेयर थ्योरी होती है, और आप इसको रिवाइज ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो एक तरह से हमने देख लिया कि D और F ब्लॉक में हमने रैशनलाइज कंटेंट के हिसाब से क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। हम इसे और अच्छे से रिवाइज करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे, और बहुत सारे और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। अब हम कनेक्ट कर सकते हैं पूरे चैप्टर्स को, क्योंकि हमें पता है कि जनरली एक ब्रीफ में अब हमें आइडिया हो गया कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है, कितना पढ़ना है। तो अगली वीडियो से हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, और अब हमारा जो कोऑर्डिनेशन बचा है उसको हम लोग पहले पूरा करेंगे। कोऑर्डिनेशन पूरा होने के बाद हमने बहुत हद तक कर लिया, कुछ और बचा है वो पूरा करेंगे। उसके बाद हमारा इनऑर्गेनिक भी पूरा हो जाएगा, और हमारा ऑर्गेनिक हमारा बस फिजिकल रहेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, तो अगले वीडियो से हम लोग इनऑर्गेनिक का जो एक कोऑर्डिनेशन बचा है बस उसको पूरा कर लेंगे, फिर फिजिकल में आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह CBSE के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और धीरे धीरे अपनी केमिस्ट्री पूरी करेंगे, और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।